हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सैयद ताहा कादरी और आप देख रहे हैं गेम टॉक्स। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपको इतिहास के बारे में जानकर खुशी भी होगी और अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी कि इतिहास में कैसे कब क्या हुआ। तो कैसे कब क्या हुआ, यही अपने आप में एक इतिहास है। व्हेन, वेयर, हाउ एंड दैट्स ऑल सम अप विद हिस्ट्री। आज हिस्ट्री का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। इतिहास में जो बदलाव आना शुरू हुआ, वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है जब कोई एक व्यवस्था या स्थापित साम्राज्य जब टूटकर एक नई विचारधारा या नई तरीके की पुनर्जागरण में सुव्यवस्थित होता है, तब शुरू होती है बदलाव की प्रक्रिया। इसी बदलाव की प्रक्रिया को समझने के लिए हम समझेंगे इतिहास के कालांतर में चले आ रहे बदलाव को। उस कालांतर में चले आ रहे बदलाव में हमको सबसे पहले जो चीज़ समझ आएगी या जो चीज़ हम समझेंगे, जो चीज़ हमें पता चलेगी, वो ये है जिसको हम हिंदी में, अगर हिंदी की लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम कहते हैं पुनर्जागरण, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें कहते हैं रेसोनेंस। अब ये रेसोनेंस था क्या? पुनर्जागरण है क्या? कोई ऐसा नहीं कि कोई इंसान सो रहा है हम उसे जगा दें, या कोई कम्युनिटी पूरी 700 सालों तक सो रही है हम उसे हिला के जगा दें, उसकी आंखें खुल जाए, वो इतिहास में जो है पुनर्जागरण कहलाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुनर्जागरण मतलब कि विचारधारा बदल जाए, लोगों का नजरिया बदल जाए। वो कब बदला इतिहास में, आपको जानकर हैरानी होगी। आपने इतिहास को बहुत बारीकी से पढ़ा होगा, समझा होगा और आज भी समझ रहे होंगे। और जिनको पता है वो ये जानते हैं कि जब द क्रूसेड वार जो हम सुनते हैं अक्सर, बिटवीन द होली वार हम कह सकते हैं, बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स, एक होली वार, धार्मिक युद्ध था जेरूसलम की उस जमीन को लेकर, जेरूसलम की उस 35 एकड़ की जमीन को लेकर, जिस पर आज भी विवाद हो रहा है। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। यानी एक तरफ यूरोप और एक तरफ तुर्किश एम्पायर, दोनों के बीच एक अपने आप में खास लड़ाई हो रही थी, धार्मिक लड़ाई हो रही थी। हम उसे क्रूसेड्स का नाम देते हैं। 11th एंड 12th सेंचुरी, ये 11वीं और 12वीं शताब्दी का दौर है जब ये क्रूसेड्स की लड़ाई हो रही है। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ एक अच्छी चीज ये कि इसने अरब मर्चेंट्स को, यानी अरब के लोगों को ईस्ट में आने का अवसर प्रदान कर दिया। अब अरब में कौन लोग थे? दे वर सिंपली मर्चेंट्स। मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, व्यापार करने वाले। अरब मर्चेंट्स जब यूरोप में आना उन्होंने चाहा तो बीच में इटली पड़ा। तो इटली ने अलाउ नहीं किया। इटली ने कहा नहीं भाई देखो, मैं सिंपल सीधे तरीके से तुम्हें आने तो नहीं दूंगा, तुम्हें हमारे थ्रू होके जाना पड़ेगा, हमारे थ्रू तुम्हें बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये तुर्किश एम्पायर जो है ये इतना पावरफुल था कि इसने बहुत सालों तक राज किया और वर्ल्ड के पावरफुल एम्पायर्स में गिना जाता है। ये तुर्किश एम्पायर ने अपना प्रभाव इतना बढ़ाया 11th-12th सेंचुरी के आसपास कि 14th सेंचुरी आते आते जो सेंटर ऑफ लर्निंग था यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप का सेंटर ऑफ लर्निंग, उस तक पे कब्जा कर दिया, उस तक पर अधिकार कर दिया। जो वो सेंटर ऑफ लर्निंग पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, ग्रीक साम्राज्य के लोग थे, ये लोग वहां से अपनी जान बचाकर ग्रीक स्कॉलर्स, रोमन स्कॉलर्स, ये सब वहां से भागे। ईस्टर्न यूरोप वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ईस्टर्न यूरोप में ग्रीक और आप रोमन्स की बात कर सकते हैं। तो ग्रीक और रोमन्स जो ईस्टर्न यूरोप से रिलेटेड थे, वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे और भागकर आए कहां पर? इटली में। तो इटली ने उन्हें शरण दिया। इटली ने कहा आओ, स्वागत है तुम्हारा। इटली में उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, उनको जगह दी गई। वो स्कॉलर्स जो थे, वो जो पढ़े लिखे लोग, जो ग्रीक और रोमन्स
एम्पायर के लोग थे वो जब वहां से भागे थे तो अकेले नहीं भागे थे, उन्होंने जो अपनी इतिहास की किताबें थी, अपनी लिटरेचर्स की किताबें थी, अपनी मैथमेटिक्स थी, उनकी अपनी एस्ट्रोनॉमी थी, ये सब चीज़ें साथ में लेकर आए थे। इसकी बुक्स वगैरह, इसकी थीसिस वगैरह साथ में लेकर आए थे, इसका रिसर्च, इसका डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट जब, जाहिर सी बात है आप दूसरे देश में एक शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो डॉक्यूमेंट उतना सेफ तो नहीं होगा जितना सेफ कहा जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ इटली के स्कॉलर्स के साथ। इटली के स्कॉलर्स ने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। उन किताबों को पढ़ने के बाद इटली के स्कॉलर्स ने उन किताबों को फिर से ट्रांसलेट किया। किस लैंग्वेज में? अपनी इटालियन लैंग्वेज में, और उसे लोगों तक मुहैया करवाया। और उसमें अपनी इटालियन लिटरेचर, इटालियन साइंस, इटालियन मैथमेटिक्स, इटालियन एस्ट्रोनॉमी विद ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, विद रोमन एस्ट्रोनॉमी, स्पेशली ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर, इस दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करके एक नई तरह की साइंस, एक नई तरह का लिटरेचर को जन्म दिया। तो एक बिल्कुल नया दौर चला, एक नई लिटरेचर लोगों के समझ में आई, एक नई तरह की साइंस लोगों के समझ में आने लगी। साइंस में एडवांस होते चले गए इटली वाले, लिटरेचर में एडवांस होते चले गए इटली वाले। तो अरब मर्चेंट्स जब यहाँ आए तो अरब की मैथमेटिक्स, अरब की एस्ट्रोनॉमी भी आई। सिर्फ व्यापार नहीं हुआ, अरब की एस्ट्रोनॉमी, अरब की मैथमेटिक्स, अरब की नॉलेज भी इटली तक आई। साथ ही साथ ग्रीक की जो आई थी वो तो आई थी, क्योंकि वो शरणार्थी बन के आए थे, उनको शरण मिली थी वहां पे। सिंपली हुआ ये कि यही चीजें इटालियन मैथमेटिक्स, इटालियन लिटरेचर, इटालियन स्कॉलर्स की तरह फेमस होना शुरू हो गई। इतिहास में आप अक्सर नाम सुनते होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट का, केपलर हैं, बहुत सारे आपका लिटरेचर में बहुत सारे नाम आप सुनते होंगे। जैसे सबसे बड़ा नाम विलियम शेक्सपियर, ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, जो आप पढ़ते हो कि भाई यहाँ से शुरुआत हुई एस्ट्रोनॉमी की, यहाँ से शुरुआत हुई मैथमेटिक्स की, यहाँ से शुरुआत हुई लिटरेचर की, हम उसे लिटरेचर में उसे सबसे बड़ा गद्य, सबसे बड़ा पद्य मानते हैं, सबसे बड़ा प्रोज मानते हैं, सबसे बड़ा लिटरेचर का एक पार्ट मानते हैं। वो सबका सब, सारी की सारी कहानी शुरू होती है इटली से। और 14वीं सेंचुरी में तो वो लोग भागकर यहाँ पर आए, नॉलेज शेयर होने लगी, शेयर होते होते नॉलेज में बदलाव होने लगा। इटालियन मैथमेटिक्स ग्रीक मैथमेटिक्स के साथ मिलने लगी। अरब लोगों की जो साइंस थी, अरब लोगों की केमिस्ट्री बहुत फेमस थी, अरब लोगों की साइंस बहुत फेमस थी उस जमाने में, वो मिक्स होने लगी इटली के साथ। इटली ने फिर, इटालियन स्कॉलर्स ने फिर उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। और पूरा का पूरा जो फोकस ऑफ नॉलेज था, वो फोकस ऑफ नॉलेज 2-3 चीज़ों पर आकर टिक गया, जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं आज, जिसको हम रियलिज्म कहते हैं, इन सब चीज़ों पर आकर टिक गया, जिसको हम ह्यूमनिज्म कहते हैं। ये ह्यूमनिज्म, सोशलिज्म, रियलिज्म, ये सब चीज़ें, ये सब नाम, ये सब चीज़ें उसी दौर में जन्म लेती हैं। ये सब चीज़ें उसी दौर की, ये सब नाम उसी दौर में दिए गए, ये नए टर्म्स जो आए उसी दौर में आए। उसी दौर में लोगों को समझ में आया कि नहीं, 14वीं-15वीं सेंचुरी में लोगों को समझ में आया कि अच्छा हाँ, ह्यूमनिज्म भी कुछ होता है, अच्छा हाँ, रियलिज्म भी कुछ होता है, अच्छा हाँ, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म भी कुछ होता है। तो एक सेकुलर आइडिया जो प्रोपोगेट हुआ, वो इसी 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य में प्रोपोगेट हुआ। क्योंकि 15वीं सेंचुरी में आपको बता दूं कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो चुका था। इन 15th century there was a very famous invention named as the printing press invention। और ये यूरोप के लोगों की मेहरबानी थी, यूरोप के लोगों की मेहरबानी थी कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस तैयार कर दिया था, जो किताबों को, मैगजीन्स को, कैलेंडर्स को छापने का बाकायदा काम कर रही थी। तो जो आइडियाज थे, अभी तक जो मन में लोगों के आइडियाज थे, या इतनी दूर से जो आइडियाज ट्रांसफर होके आए, उसका बाकी देशों में प्रोपोगेशन बहुत आसानी से हुआ, बहुत ही सिंप्लिसिटी से, आसानी से उसको प्रोपोगेट किया जा सका। और यही जो बदलाव हुआ, जो मैंने आपको अभी बदलाव बताया,
यही रेसोनेंस कहलाता है, यही पुनर्जागरण कहलाता है। लोगों ने क्या किया कि लोग पहले चर्च के प्रभाव में थे। कौन लोग? यूरोप के लोग। मैंने आपको बताया यूरोप और तुर्किश एम्पायर के बीच में वो लड़ाई 11वीं सेंचुरी से चल रही थी। तो रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, यूरोप में और जितने एम्पायर थे छोटे छोटे, फ्रेंच वाले, फ्रेंच एम्पायर का नाम ले लीजिए आप, ये सब के सब रोमन चर्च के प्रभाव में थे। दे वर ऑल अंडर द रोमन चर्च रूल। रोमन चर्च कहती थी ये सही है तो ये सही है, रोमन चर्च कहती थी ये गलत है तो गलत है। नो क्वेश्चनिंग, नो वेरिफिकेशन, कोई जांच पड़ताल नहीं। बस रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, यानी पूरा ईस्टर्न यूरोप वाला जो एम्पायर था वो किसके दबाव में था? वो दबाव में था द प्रीस्ट, द पोप्स ऑफ द रोमन चर्च। तो रोमन चर्च वॉज द गॉड फादर, किंग मेकर ऑफ दैट टाइम। रोमन चर्च के खिलाफ कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता था, कोई भी नहीं जानता था रोमन चर्च भी कुछ होती है। सॉरी, मतलब रोमन चर्च के खिलाफ भी खड़ा होना कुछ होता है, ये कोई नहीं जानता। तो हुआ क्या कि जब लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित हुआ, ह्यूमनिज्म पर, सोशलिज्म पर, सेकुलरिज्म पर, रियलिज्म पर, तो लोगों को लगा कि यार ये एक नई तरह की लर्निंग है। इट इज कॉल्ड अ न्यू लर्निंग, और इतिहास में इसी को न्यू लर्निंग का नाम दिया गया है, नई शिक्षा का नाम दिया गया है। अब लोगों का जब ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित होना शुरू हो गया तो लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, नाउ वी कैन पुट अ प्रॉपर क्वेश्चन, नाउ वी कैन हैव अ प्रॉपर क्वेश्चन अगेंस्ट दोज हु वर रूलिंग अस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जो हमें बहुत बहुत पुराने समय से रूल कर रहे थे, उनके खिलाफ अब क्वेश्चन, या उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके लिए क्वेश्चन सब हमारे मन में आ गए हैं और अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लोगों ने, कॉमन मैन तक ने रोमन अथॉरिटी, रोमन चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया, रोमन चर्च से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि बाइबल का ट्रांसलेशन बाकी लैंग्वेजेस में क्यों नहीं होता, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मुझे अच्छी तरह, मैं खुद पढ़ूंगा या पढ़ूंगी बाइबल, मैं खुद समझूंगा बाइबल क्या है, मुझे रोमन चर्च नहीं बताएगा कि बाइबल में क्या लिखा है, मुझे जो जितने भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी धार्मिक क्रियाएं, सारी धार्मिक परंपराएं सब हम निभाते चले आ रहे हैं, मगर अब हम क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे ऐसा हम क्यों करते हैं, पूछेंगे कि हम वैसा क्यों करते हैं। तो लोगों ने पूछना शुरू किया। तो रोमन चर्च एम्पायर के, यानी रोमन चर्च जो अपना एक वर्चस्व रखता था उस समय, उसकी नींव हिलना शुरू हो गई। और फाइनली सबसे पहले जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप था, उसमें भी जो नॉर्थ पार्ट था, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उसने सबसे पहले विद्रोह छेड़ दिया, उसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया रोमन चर्च के अगेंस्ट, और उसी में नाम लिया जाता है मार्टिन लूथर किंग, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम आपने इतिहास में सुना होगा। उनका नाम इसी एक विद्रोह से जुड़ा हुआ है, प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। ही वॉज द किंग मेकर ऑफ दिस प्रोटेस्ट, ही वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस प्रोटेस्ट, ही वॉज द वन मैन आर्मी ऑफ दिस प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ वेरी जेनरिक, अ वेरी जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोमन चर्च, और यहीं से रोमन चर्च की नींव हिल गई और रोमन चर्च का वर्चस्व छिन गया। उसके बाद फिर एक कैथोलिक मूवमेंट हुआ, जिसमें रोमन चर्च फिर से ऊपर उठकर आई। रोमन चर्च का फिर से कुछ भागों पर अधिकार उन्होंने फिर से किया, मगर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया वो अधिकार भी। तो आपको समझ में आया कि पुनर्जागरण की पूरी जो प्रक्रिया थी ये कहाँ से शुरू होती है। ये सिर्फ शिक्षा से ही शुरू होती है और शिक्षा पर ही खत्म होती है। अरब मर्चेंट्स जब यहाँ आए ट्रैवल करने, यूरोप साइड एंट्री मिली उन्हें, तो उन्होंने उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज, उनकी काबिलियत, या ग्रीक स्कॉलर्स की काबिलियत, वो ट्रांसफ़र होना शुरू हुई यूरोप में। इटली ने उसको अपने ढंग से प्रेजेंट करना शुरू किया। नई नई किताबें, नया लिटरेचर, नया साइंस, एवरीथिंग इज नाउ मॉडर्न।
आज जितने मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न लिटरेचर आप पढ़ते हो, वो सब इसी रेसोनेंस पीरियड का ही सब कुछ है, इसी से लेना देना है। इसीलिए हम पीरियड ऑफ ट्रांजिशन भी इसको कहते हैं, या इसे पुनर्जागरण का समय भी कहते हैं, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो बने रहिए केएम टॉक्स पर। मैं रोज आपको एक नए टॉपिक से, एक नई टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं आप उस इतिहास की, उससे आपको रूबरू कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि उससे जुड़े हुए कितने पक्ष इतिहास में थे, कितने विपक्ष इतिहास में थे, उसका इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा है, और इतिहास से कालांतर में उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखते रहिए केएम टॉक्स, खुश रहिए। कोविड का समय चल रहा है, बहुत दिन बाद आपसे मिलने का अवसर प्रदान हुआ, कुछ हम भी व्यस्त चल रहे थे। देखते रहिए केएम टॉक्स और बने रहिए केएम टॉक्स के साथ। हम रोज मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट है, इतिहास जानना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिए केएम टॉक्स। थैंक यू।